ring whose mass is m. यहाँ देखिए स्टूडेंट, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। मतलब इस एक्सिस के अबाउट मुझे, ये मेरा एक्सिस है ए बी, इसके अबाउट निकालना है और रेडियस है आर और मास है एम। तो इसका बहुत सिंपल सा सिचुएशन है कि क्या करेंगे, पहले एक आपका पार्टिकल तो है नहीं, तो इसमें सबसे आसान क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पर डीएम मान लेंगे, एक एलिमेंट लेंगे जिसका मास कितना है। इसमें जितना भी डीएम रहेगा सबका डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस लाइन से क्या रहेगा, आर रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यही काम करते हैं ना, डी आई इक्वल टू वाट, डी एम आर स्क्वायर, करेक्ट है ना। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है तो उसको स्केलर के अकॉर्डिंग ही जो ऐड करेंगे। अब यहाँ देखिए, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, डी एम आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर को बाहर लेंगे, कितना हो जाएगा एवरीवन, एम आर स्क्वायर। इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पे याद रखिए, इसका दूसरी जगह यूज भी करेंगे, राइट। लेकिन सिचुएशन ऐसा है कि मान लेते हैं कल के डेट में ये दे दिया गया, रिंग का सम ऑफ द आर्क, नॉट कंप्लीट रिंग, करेक्ट है, और ए एंगल थीटा बताया हुआ है, और पूरे रिंग का मास एम दिया हुआ है। ये है मास ऑफ द रिंग, ध्यान से समझिएगा। और इस मास के, इस एम के टर्म में इसका रेडियस आर दिया हुआ है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस आर्क का क्या होगा। तो एक्चुअली आपको यहाँ पे एम से मतलब है या इस स्मॉल एम से मतलब है, बाकी सिचुएशन तो सेम रहेगा। डी आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी एम आर स्क्वायर, फिर से सेम काम करेंगे, ये डी एम है, जब इंटीग्रेट करेंगे तो आर के लिए भी क्या होगा, आर तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और डीएम का इंटीग्रेशन है आप क्या लिखिएगा, इस टाइप का जेई मैंने पूछा हुआ, ठीक है। मतलब आई इक्वल टू डिस्क बनाकर, बट थीम तो सेम ही रहेगा। डी, अब यहाँ एम का वैल्यू पुट कर देना है, एम का वैल्यू क्या आप ये लिख सकते हैं, एम बाई 2 पाई आर इंटू आर थीटा, ए लेंथ, इस लेंथ एल का वैल्यू आर थीटा बोल सकते हैं, आर आर आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा एम बाई 2 पाई इंटू थीटा आर स्क्वायर। अब थीटा चेंज करता रहिएगा, थीटा पाई बाई 4 भी हो सकता है, थीटा पाई बाई 6 भी हो सकता है, थीटा पाई बाई 3 भी हो सकता है, और थीटा 2 पाई भी हो सकता है। 2 पाई होगा तो रिंग बन जाएगा, करेक्ट। अच्छा, जस्ट अगर नॉन यूनिफॉर्म रिंग रहेगा तो टोटल मास इक्वल टू एम। यूनिफॉर्म रिंग का मतलब हुआ कि हर जगह पर डीएम का वैल्यू क्या है, सेम है। नॉन यूनिफॉर्म रहने से क्या फर्क पड़ेगा, फार्मूला पे बोलिए, बनाने का तरीका तो सेम रहेगा ना। यहाँ पे डीएम मानेंगे और डीआई के लिए क्या करेंगे,
DM R स्क्वायर। नॉन यूनिफॉर्म होते हुए डिस्टेंस तो सेम है क्योंकि रिंग बोल रहे हैं, राइट। तो I जब निकालेंगे तो R स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DM, और DM का इंटीग्रेशन क्या आएगा, टोटल M जो भी रहेगा, लेकिन टोटल M ही आएगा। टोटल मास तो पता है मुझे। इसका मतलब आपका यूनिफॉर्म रिंग हो और या नॉन यूनिफॉर्म रिंग हो, उसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा, MR स्क्वायर रहेगा, प्रोवाइडेड मास आपको रिंग का टोटल पता है। करेक्ट है ना। चलिए स्टूडेंट, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड about an axis perpendicular to the rod and passing through its center of mass. मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग x इक्वल टू 0 लेते हैं, ठीक है। करेक्ट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए। और टोटल रॉड का लेंथ L है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -L/2। और यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, +L/2। और सॉल्व करने के लिए x डिस्टेंस से एक dx थिकनेस का एक विड्थ मानेंगे। चलिए, और ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि अब यहाँ पे और यूनिफॉर्म रॉड है, डेरिवेशन देख रहे हैं, क्योंकि अगर थोड़ा भी ट्विस्ट किया गया तो निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो डेरिवेशन से मानते हैं नॉन यूनिफॉर्म रॉड रहेगा, तो यूनिफॉर्म का जो तरीका रहेगा वही तो वहाँ पे भी रहेगा, बनाने का तरीका थोड़ा सा जस्ट फर्क पड़ता है। ऐसे मुझे भी पता है कि mL/12 होता है, और आपको भी पता होगा कि mL/12 होता है, पर थोड़ा डेरिवेशन देखिए, ठीक है। तो लैम्डा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे लैम्डा वेरिएबल रहेगा या कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म है तो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे DM इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू मॉडुलस ऑफ DX। देखिए इसको मैं नहीं भूलता हूँ, मॉडुलस क्या लगा देते हैं DX में। अभी तो ठीक है, मैं लिमिट लेने के लिए यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा, तो लिमिट लेने के टाइम पे मैं जा रहा हूँ अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो उस टाइम या DX लेने के लिए जिस तरफ जा रहा हूँ वो मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस का, तब तो DX पॉजिटिव रहेगा। बट सम टाइम्स ऐसा भी तो हो सकता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि मुझे निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाना पड़े। ऐसा बहुत कम होता है, 1% चांस है, क्योंकि हम लोग का हैबिट इनबिल्ट हैबिट हो जाता है। करेक्ट। लेकिन यहाँ पे अगर अलॉन्ग निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करते हैं तब तो DX निगेटिव रहता, तो अगर लैम्डा DX लिखते थे तो मास निगेटिव रहता। करेक्ट। इसलिए उस चीज़ से बचने के लिए काम करते हैं, एक स्टेप ज़्यादा रहता है बट वो काम करते हैं। और बट अब तो मॉडुलस हटा सकते हैं ना, क्योंकि आप तो अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूव कर रहे हैं। चलिए, तो DI कितना रहेगा एवरीवन? ऑनलाइन स्टूडेंट सुनाई पड़ रहा है, आवाज़ आ रही है? ओके, तो DI इक्वल टू क्या लिखेंगे, DM एक्स स्क्वायर। इस DM का यहाँ से डिस्टेंस तो x है, करेक्ट। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, DM एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। और DM का वैल्यू पुट कर दें, लैम्डा DX एक्स स्क्वायर। इसमें जो भी आपको लगता है कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए। लैम्डा तो यहाँ पे इन्फॉर्म है इसलिए कांस्टेंट रहेगा। मास का डिस्ट्रीब्यूशन इन्फॉर्म है। कहाँ से कहाँ तक लेना है स्टूडेंट?
प्लस L/2। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा x³/3 माइनस L/2 से प्लस L/2। और m लैम्डा का वैल्यू पुट कर दीजिए m/l। लिमिट पुट करने के बाद देखिए तो कितना आता है, पूरा कैलकुलेट करने के बाद क्या ml ए वैल्यू डालने के बाद और ए लिमिट लेने के बाद कैलकुलेशन करके मुझे बता दें क्या ml²/12 आता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया about axis passing through one of the end of the rod and perpendicular to the rod। इसको डिराइव करके आप लोग बताइए। पासिंग थ्रू वन ऑफ द एंड ऑफ द रॉड, मास अभी भी m है और लेंथ अभी भी l है। अच्छा स्टूडेंट, आप लोग सेमी सर्कुलर रिंग 1/4 रिंग इन सब का तो निकाल लेंगे, आर्क का निकाले तो बाकी सब का निकल जाएगा। ये पूछा हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे रिमाइंडर कर रहा हूँ आपको। बट उस टाइम पे ख्याल क्या रखना है, इन्फॉर्मेशन का यहाँ पे मिस्टेक होता है। जय मैंने पूछा हुआ है क्वेश्चन डिस्क बनाकर, इन मिस्टेक ये होगा कि क्वेश्चन में आर्क का मास दिया हुआ है, रिंग का मास दिया हुआ है। आर्क का दिया तो वही मास रह जाएगा, बट रिंग का दिया हुआ तो निकालना पड़ेगा ना यूनिटरी मेथड से। तो उस बात का ख्याल रखिएगा, वहाँ पे ही इसलिए मिस्टेक आपसे होगा। ठीक है, इसका डेरिवेशन करने का रिक्वायरमेंट है, सबसे निकल जाएगा एवरीवन। अब बोलेंगे ही नहीं, ऑनलाइन स्टूडेंट थोड़ा बोल दीजिए आप लोग भी। सेम तरीका रहेगा ना, लैम्डा तो अभी भी यहाँ पे क्या रहेगा m/l। तो I इक्वल टू लैम्डा x³/3। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से l हो जाएगा। ठीक है, बाकी बनाने का तरीका तो डिट्टो सेम रहेगा, ml²/3। ये जो निकाले हैं ये किसके अबाउट निकाले हैं, और ये पिछले क्लास में फर्स्ट क्लास में बता दिया हूँ कि किसी भी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बहुत सारा पैरेलल लाइन है, ये रॉड है और सेंटर ऑफ मास एक लाइन गुजारे, तो ये सेंटर ऑफ मास लाइन जा रहा है, तो इस लाइन के पैरेलल बहुत सारा लाइन हो सकता है। करेक्ट, इन सारे लाइन में सबसे मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट होगा, इस, ये याद रखिएगा। लेकिन एक कंपेरिजन तब होगा जब जो लाइन सेंटर ऑफ मास पास करा उसके पैरेलल के बीच में कंपेयर किया हूँ। ऐसा नहीं सेंटर ऑफ मास ऐसा लाइन पास किया और आप कुछ ऐसा लाइन का कंपेयर कीजिएगा, तब वो सही रिजल्ट नहीं रहेगा। कब रहेगा, व्हेन ऑल लाइन्स आर पैरेलल एंड उसमें से व्हेन सो मेनी लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड वन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। तो उन सारे लाइन के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उन सब में सबसे मिनिमम किसका रहेगा। हेलो एवरीवन, find out the moment of inertia about this line passing through one of the end
and making an angle beta. इसको आप लोग सॉल्व कीजिए एकदम डेरिवेशन के साथ। एंड में क्या है, पूरा फार्मूला क्या बनेगा, ml²। थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है कुछ, जल्दीबाजी करना लेकिन सही भी करना है। क्या है मुझे लगता है ये आंसर आना चाहिए। 1/3 ना, ठीक, वेरी गुड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सही वैल्यू नहीं पता रहेगा तो ऐसे में टाइम पीरियड नहीं निकाल पाइएगा, राइट। ये सारा सिस्टम का आपको आना पड़ेगा। आगे आंसर नहीं आया, ट्राई कीजिए कैसे बनेगा, इसमें क्या डिफ़िकल्टी हो रहा है। देखिए एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम ये रहेगा कि यहाँ पे x = 0 मान लेते हैं, x = L,
बट क्या हर डीएम का इस लाइन से और इस लाइन से तो हर डीएम का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, हर डीएम का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है। तो सर यहाँ भी नहीं था, बट मान लेते हैं कि यहाँ से आप एक्स पे एक एलिमेंट इमेजिन करते हैं, dx, तो ठीक है, इस dx का मास dm हो गया, लैम्डा मॉडुलस ऑफ dx मतलब लैम्डा dx। लेकिन आपको यहाँ पे इसके अबाउट नहीं निकालना था, इसके अबाउट नहीं निकालना है, इस लाइन के अबाउट। तो इस dx का इस लाइन से परपेंडिकुलर लेना है, तो यहाँ से इससे इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, राइट, करेक्ट है ना। और मान लेते हैं कि ये बाई है, तो इस dm का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लाइन के अबाउट निकालने के लिए dm एक्स स्क्वायर लिखें या dm बाई स्क्वायर लिखें, बाई स्क्वायर लिखेंगे, यही इसमें ट्रिक था। तो दिस वन इज मोर जनरलाइज, दिस वन इज मोर एंड मोर जनरलाइज, करेक्ट। तो di इक्वल टू क्या लिखेंगे एवरीवन, तो di इक्वल टू हो जाएगा dm बाई स्क्वायर। इस ट्रायंगल में एक्स और वाई में क्या रिलेशन रहेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, बोलिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल का सामने तो हाइपोटेन्यूज होता है, करेक्ट है ना। तो क्या साइन बीटा इक्वल टू बाई बाई एक्स लिख सकते हैं, देन बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक साइन बीटा हो जाएगा, समझ गए। यही यहाँ पे पुट करना था। अब इसमें जो बच्चे से नहीं बना, वो देखिए हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा एक पार्टिकल है तो एम आर स्क्वायर, इस बात को इतना लाइट समझते हैं भूल ही जाते हैं। तो फर्स्ट क्लास से ही हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि भाई किसी भी डीएम का किसी लाइन के अबाउट लेंगे तो उस डीएम का उस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। आर क्या रहता है, तो बहुत छोटा सा फॉर्मूला डिस्टेंस सर तो आता ही था, एम आर स्क्वायर तो आता था, तो भाई यहाँ पे वही तो लगाना था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, करेक्ट। उसको लगाते 1 मिनट में बन जाता क्वेश्चन। तो dm, तो इस dm के लिए क्या पुट करेंगे, लैम्डा dx, बट बाई के लिए क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। बाकी तो प्रॉब्लम एज इट इज रहेगा। अब इसमें जब इंटीग्रेट करना स्टार्ट करेंगे i निकालने के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ di, तो जो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या है, लैम्डा भी कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर बीटा भी कांस्टेंट है। तो एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, वेरिएबल तो एक्स ही बचा, तो लिमिट उसी का पुट करना है, समझ गए। तो इस तरीके से आंसर क्या आ जाएगा, i इक्वल टू 1/3 ml स्क्वायर, सब कुछ कट कुट के लैम्डा का वैल्यू मैंने पुट कर दिया, तो कितना हो जाएगा, इसको रख लीजिएगा शॉर्ट नोट्स में स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ देखें, यहाँ तक समझ में आ गया ऑनलाइन स्टूडेंट। अब यहाँ पे अगर बीटा का वैल्यू 90 कर दीजिएगा तो नहीं होता कि प्रीवियस रिजल्ट मिल जाएगा। अब तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बीटा का वैल्यू 30 ले सकते हैं, 60 ले सकते हैं, 90 ले सकते हैं, राइट। तो बीटा का वैल्यू 90, इसका मतलब दिस वन इज मोर एंड मोर जनरलाइज। इसके अंदर वो रिजल्ट भी छुपा हुआ है, 90 की जगह तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री 1 हो जाएगा, साइन 91 तो उसका स्क्वायर भी 1। और अगर बीटा का वैल्यू 0 कर देंगे तो 0 हो जाएगा, होना भी चाहिए। जिस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं और जिस एक्सिस के अबाउट निकालना चाहते हैं, रॉड उसी एक्सिस पे है, तो इसका हर डीएम का इस एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या रहेगा, 0 रहेगा, करेक्ट। तो बीटा रहेगा तो आई हो जाएगा 1/3 ml स्क्वायर, और अगर बीटा 0 रहेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, लिख लीजिए। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला सेक्शन से देखिए नीट में आने का चांस रहता है, आता भी है। इस सेक्शन से क्वेश्चन आ गया तो फ्री में मार्क्स है। होता क्या है कि 45 क्वेश्चन को हम लोग देख ही नहीं पाते हैं एग्जाम में ड्यू टू स्पीड फैक्टर, राइट। तो बहुत सारा, अब रोटेशन चैप्टर में बहुत एडवांस लेवल का भी चीज़ है,
बट जिस लेवल का एग्जाम है उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएगा। तो ऐसा नहीं कि रोटेशन से आपको बहुत भारी प्रॉब्लम आने वाला है। अब जेईई मेन में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, इसमें थोड़ा घुमाएंगे, बट ये सब तो इस सेक्शन को तो बना के आना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ही, बट पहले भी डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी क्वेश्चन आया है, मतलब इसका भी आया है, सिर्फ यही नहीं आया बट इसका भी आया है। अच्छा तो बताइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट क्यों निकाल रहे हैं? तो सर वो क्वेश्चन में था, बट एक्चुअली जनरली रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ऐसा हो सकता है कि मेरा ए रॉड है और ए रॉड इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, सेंटर ऑफ मास जो पास कर रहा है ऐसे घूम रहा है, रॉड इसके अबाउट भी तो घूम सकता है ऐसे करते हुए, राइट? या समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि रॉड है, मतलब मुझे क्वेश्चन ही सेट करना है, फ्रेमिंग करना है, करेक्ट है ना? और मैं बोल दिया कि इस रॉड को एक लाइट स्ट्रिंग से बांध दिए। किसे बांध दिए? स्ट्रिंग से बांध के ऐसे घुमा रहे हैं, करेक्ट है ना? और तब मुझे इस लाइन के अबाउट निकालना है, और यहाँ ए वैल्यू है यहाँ से ए, और रॉड का लेंथ है एल, करेक्ट? तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? इस एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं। बाद में तो 1 मिनट में निकल जाएगा। एक थ्योरम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, करेक्ट? बट अभी वो थ्योरम तो जानते नहीं हैं, मैंने पढ़ाया भी नहीं है, अब फिर निकालना है तो कैसे निकालिएगा? क्या वैल्यू होगा? स्टूडेंट फिर से तो सेम सिचुएशन रहेगा ना, यहाँ से x लेंगे, करेक्ट? और यहाँ पे एक विड्थ लेंगे dx, तो dm का वैल्यू क्या है? लैम्डा dx हो जाएगा, यहाँ तक सही है? और तब यहाँ पे di लिखेंगे तो di के लिए क्या लिखिएगा? dm x स्क्वायर, और लैम्डा पता है ना कितना होगा? कितना होगा?
m बाई, यस, क्योंकि रॉड का मास यहाँ से यहाँ तक ही है, ये खाली जगह है, ठीक है ना। तो I निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा डी एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन, बट लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, ए से ए, कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ तक मास रहेगा उसी का लिमिट लीजिएगा, राइट, क्योंकि मास का ही आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, करेक्ट है ना। तो ए से एल प्लस ए तक रहेगा। चलिए, तो फंडामेंटल पकड़ के रखना चाहिए, डेरिवेशन, और सब कुछ क्या है, पार्टिकल से स्टार्ट हुआ है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, अब ऐसा होगा तो बन जाएगा। चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए, एक मेरा एक्सिस है, और एक मेरा रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, और यहाँ से डिस्टेंस है कुछ मान लेते हैं डिस्टेंस r, या a ही मान लेते हैं, और ए रॉड इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस है भी, रॉड यहाँ देखिए, यहाँ देखना है, रॉड मेरा एक्सिस के अबाउट ऐसे रख पैरेलल है और ऐसे घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम सकता है ना, करेक्ट। मान लेते हैं कि यहाँ से एक स्ट्रिंग है, यहाँ से इस पॉइंट से एक स्ट्रिंग बांध के ऐसे घुमा रहे हैं, ये मेरी मर्जी है सेट करने का, तो इसका क्या होगा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेरी गुड, सही है, क्यों, ठीक है। देखिए, फंडामेंटल पकड़ के जैसे ही चलिएगा तो आप यहाँ पे एक डीएम कंसीडर करेंगे स्टूडेंट, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक कितना डीएम, यहाँ देखना है, यहाँ से यहाँ तक इनफाइनाइट डीएम, बट हर डीएम का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सेम है, तो यहाँ पे वेरिएबल आएगा एक्स, नहीं आएगा, तो डी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी आई इक्वल टू लिखेंगे डी एम ए स्क्वायर, और जब इंटीग्रेशन करने पे जाएंगे तो ए स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा और डी एम का इंटीग्रेशन एम हो जाएगा, सिंपली क्या लिखिएगा, एम ए स्क्वायर, करेक्ट है ना। मतलब मैं डिफरेंट सिचुएशन लेके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आप ये डी एम एक्स स्क्वायर वाला बात को पकड़ के रखिए, करेक्ट। मुझे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, और लैम्डा इक्वल टू है लैम्डा नॉट इंटू एक्स, इस रॉड का लेंथ है एल, देन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ लैम्डा नॉट एंड एल। इज इट द केस ऑफ अच्छा यहाँ देखिएगा, तो इसमें हाफ ऑफ द रॉड, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा रहेगा, जस्ट ऐसे ही लॉजिकल क्वेश्चन, वेरी गुड, सेकेंड हाफ का ज़्यादा रहेगा दो वजह से, इवन इन्फॉर्म रहता तब भी सेकेंड हाफ का ज़्यादा रहता, बजाय कि मास इस तरफ तो मास भी ज़्यादा हो रहा है, डिस्टेंस भी ज़्यादा हो रहा है। चलिए पहले इसका निकालिए,
ठीक है, ये देखते हैं एक सी बहुत टाइप प्रॉब्लम पूछा जाता है, एक 11th क्लास के एग्जाम में आता ही है। यहाँ ध्यान से देखिएगा कि कोई भी एक लड़का है, बॉय है या गर्ल जो भी, वो रोटेटिंग टेबल पे खड़ा है, ऐसे किए हुए है तो ओमेगा, और ऐसे करेगा तो ओमेगा। एकदम टाइप प्रॉब्लम है, मतलब कहीं से मिल गया है, हर साल आ जाता है। तो इसमें होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो I1 ओमेगा 1 इक्वल टू व्हाट, I2 ओमेगा 2। मैं जैसे ही आर्म को ऐसे करूँगा तो बेसिकली क्या होगा, मेरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जहाँ जिस एक्सिस के अबाउट मैं घूम रहा हूँ उसका अबाउट बढ़ जाएगा। तो ऐसे करेंगे तो ओमेगा क्या हो जाएगा, कम, और ऐसे करेंगे तो ओमेगा ज़्यादा हो जाएगा। यही है ना। चलिए, हाँ अभी आ रहा है आवाज़? इस तरफ आवाज़ नहीं आ रहा है? अच्छा, अभी आ रहा है? ठीक है, यहाँ देखिए स्टूडेंट, सोलेनॉइड समझ में आ गया सबको? पक्का? फाइनाइट और इनफाइनाइट लेंथ का, ठीक है, उसका यूज बहुत जगह पे होगा। ठीक है, चलिए, आपको बनाने का तरीका तो यही रहा होगा ना कि dx माने होंगे, तो dm कितना हो जाएगा, लैम्डा नॉट x, यहाँ का लैम्डा लेंगे, और dx और di फिर क्या लिखेंगे, dm एक्स स्क्वायर, तो लैम्डा नॉट x dx और एक्स स्क्वायर, और फिर इंटीग्रेशन कर देंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट्स को तो बन जाना चाहिए, बन गया है? एक्स एक्स क्यू होगा। आंसर कितना आया था स्टूडेंट, एल स्क्वायर एल। इसका मतलब है कि अभी इस बात के लिए तो एटलीस्ट श्योर है कि रॉड इनफॉर्म रहे नॉन इनफॉर्म रहे, चाहे उसको इस क्वेश्चन को और टफ बनाया जा सकता है। बोले क्या मतलब, मुझे एक मिनट इधर देखिए, मुझे एक ही क्वेश्चन में जेई मेन का क्वेश्चन है, उसमें सेंटर ऑफ मास और मोमेंट दोनों का क्वेश्चन सम्मिलित करना है, इंक्लूड करना है। ये बेस्ट क्वेश्चन बनेगा। इसका सेंटर ऑफ मास बीच में रहेगा क्या, इसका सेंटर ऑफ बीच में, तब मैं क्या क्वेश्चन क्या दूंगा, कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बी अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहले तो आप सेंटर ऑफ मास निकालिएगा कहाँ पे है, और तब वहाँ से, मतलब मैं ऐसा क्वेश्चन दे दिया तब आपसे पूछा फाइंड द मोमेंट ऑफ, इसका लेंथ दिया हुआ है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड पर अबाउट ए एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे एक साथ दो काम दे दिया हूँ, कौन कौन सा, सेंटर ऑफ मास निकालना भी, और बट ये नीट में तो नीट से थोड़ा ऊपर हो गया, बट जेई मेन के लिए तो 2 मिनट के लिए एकदम परफेक्ट है। इस क्वेश्चन को होमवर्क कर लीजिए अथवा जगह छोड़ दीजिएगा, बन जाएगा। सेंटर ऑफ मास का पॉइंट ही तो निकालना है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। देखिए, क्लास में बैठने से फ़ायदा हुआ कि साथ साथ सब कुछ दिमाग में आते चला गया। इसके लिए आपको रोटेशन के लिए दोबारा एफर्ट लगाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ना कि रिवीजन करने का। नहीं तो जेई मेन में बैठने वाले बच्चे भी अभी मत सोचिए हाँ रोटेशन दोबारा रिवीजन करेंगे, ये सोचिए कि आपका स्टार्ट हुआ है तो जो करंट टॉपिक है वो तो ऐसे भी याद रहेगा अगला 2 महीना तक, क्योंकि यहाँ पे इतना डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम लेने वाला हूँ। सफिशिएंट प्रॉब्लम लूँगा रोटेशन और एसएचएम में, इतना मच मोर प्रॉब्लम लेंगे, उसी के अंदर से कोई जेई मेन का क्वेश्चन आएगा उसी टाइप से, और क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। ये भी मेरा इंटरेस्ट का पार्ट है, तो यहाँ पे आराम से इंटरेस्ट लेकर पढ़ाएंगे आपसे। एसएचएम तो बहुत भयानक तरीके से पढ़ा देता हूँ, उतना नहीं आता है, लेकिन उसके लिए है कि टीचर का मोटिवेशन कब बढ़ेगा, जब बच्चे ज्वाइन करते रहेंगे। आज जो सिचुएशन था उसी के अकॉर्डिंग हमने प्लानिंग किया। फर्स्ट टाइम पहले था तो उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस को लेकर गया, राइट।
अदरवाइज अभी तक रोटेशन कब का ख़त्म हो चुका था, जितना फास्टली आपका कवर कर रहे थे, बट बीच में आ गया फर्स्ट टर्म का अनाउंसमेंट, तो रोटेशन पढ़ाते तो कोई बच्चे ज्वाइन भी नहीं करते, पहले उनको कब सिलेबस को देखना था। अब प्लस आपके लिए सब कुछ फर्स्ट टाइम है तो बहुत आराम से चलना पड़ेगा। ऐसे अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन वगैरह तो आया नहीं है नीट का, नहीं आया ना? ये भी भाई जनवरी के आसपास, ऐसे तो दिसंबर में ही हो जाता था ना। पहले होना चाहिए था, लेकिन कोई केस किया था ऐसे खास करके जनवरी के आसपास होगा तो सारा केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा, और इसलिए थोड़ा एफर्ट लगाने से ही काम चल जाएगा। बट सबसे इम्पोर्टेंट अभी क्या है? रिवीजन। इसलिए रिवीजन के देखिए, इनका भी एक प्लानिंग के साथ रिवीजन चल रहा है, इनका भी चल रहा है, इसलिए आप लोग को भी एक दिन बुलाकर इनका भी कल से मैं स्टार्ट करवाया हूँ कि रिवीजन कैसे स्टार्ट करना है। रिवीजन के टाइम पे अपने आप को बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, राइट? रिवीजन के टाइम पे एक साथ बहुत सारा चीज़ लेकर चलिएगा जो पहले पढ़ा हुआ है, कि नहीं दोबारा सब कुछ कर लेना नहीं हो पाएगा। जैसे काइनेमेटिक्स में मैं क्या दिया है रिवीजन करने के लिए, मतलब अभी मेरा क्या है कि एक बार बस सिलेबस को राउंड कर जाए, लेकिन जेईई मेन का प्रिपरेशन भी हो जाए, क्योंकि एडवांस के लिए हाँ मेरे एक बार सिलेबस घूम जाएगा तो ठीक है, एक बार ऑब्जेक्टिव का तरीके से घूम गए, एक बार सब्जेक्टिव के तरीके से घूम जाएंगे। तो अभी मैं जो दिया हूँ शायद काइनेमेटिक्स का सिर्फ मैं अपना क्लास नोट्स और जेईई मेन का ऐप बोला हूँ। जेईई मेन का ऐप मतलब क्या? सिर्फ ऑब्जेक्टिव। तो उस क्लास नोट्स में तो हर डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम नहीं लेता हूँ, तो उसको भी बोले क्लास नोट्स को बनाने के लिए नहीं, बनाने के लिए बोला हूँ या सिर्फ रीडिंग, मतलब प्रॉब्लम बनाया हो उसको भी एक बार पढ़िए, देखिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ रीडिंग कर रहे हैं, मतलब कैसे कैसे उसमें एक स्टेप क्या है, आइडिया, और उसको फिर अप्लाई कहाँ कर देना है? जेईई मेन के ऐप में। कॉम्प्लेक्स नंबर भी मैं क्या बोला होगा, क्लास टीचर का नोट्स का प्रॉब्लम बनाया हुआ भी पढ़ लेना है, और जेईई मेन का ऐप। क्योंकि अगर बहुत कुछ लेंगे, अभी मैं बोलूँगा HCV भी बना लो, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना लो IIT का, तो एक ही चैप्टर होते रह जाएगा। तो ये जो दे रहे हैं टारगेट, मतलब एक दिन में एक काइनेमेटिक्स 2-3 दिन का टारगेट है, जो मैं एक डेमो दे रहा हूँ आपके सामने। क्या दिया था? काइनेमेटिक्स कल, और कॉम्प्लेक्स नंबर और मोल कॉन्सेप्ट। इसके लिए बस 3 दिन टाइम दिया हूँ। जो काइनेमेटिक्स बड़ा है, मोल कॉन्सेप्ट भी बड़ा है, और कॉम्प्लेक्स नंबर भी बड़ा है। हालांकि कॉम्प्लेक्स नंबर देते हैं, ये बोले कि सीक्वेंस सीरीज देते तो अच्छा रहता, क्योंकि नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट करते हैं, तो आसान है ना सीक्वेंस सीरीज। बट कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा लेकिन जेईई मेन में कॉम्प्लेक्स नंबर इतना है, कॉम्प्लेक्स नंबर में मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता था। मैं कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत बढ़िया बुक से बनाया था, TMH से। मैथमेटिक्स का पहले एक आता था TMH, टाटा मैकग्रा-हिल का, उसका अलजबरा मतलब बहुत भयानक था, मतलब अल्टीमेट। उसका वर्कआउट देखे थे, लेकिन फिर लास्ट में बहुत सारा कन्फ्यूजन होते रहा था। लास्ट में मैं मैथ में सिर्फ क्वेश्चन बैंक पे आ गया था। अब क्वेश्चन बैंक का बनाया हुआ प्रॉब्लम को देख देख बनाना स्टार्ट कर दिए थे। कभी कभी लो कॉन्फिडेंस आइएगा तो क्या कीजिएगा, वेरी लो लेवल से तो देख कर ही बनाते हैं। तो जेईई मेन का क्वेश्चन है, IIT का बनाया हुआ क्वेश्चन देखते देखते क्या हो गया, आइडिया आ गया, अच्छा ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, प्रॉपर आइडिया ही लग गया, और उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो जेईई मेन का भी कोई 100 क्वेश्चन लगा लेगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो नहीं तक उसी टाइप का कोई क्वेश्चन आने वाला है, उतना तो आइडिया आपको पक्का रहेगा। इसलिए 500 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का उठाने का रिक्वायरमेंट नहीं है अभी रिवीजन के टाइम पे, नहीं तो रिवीजन ही नहीं होगा। रिवीजन अगर सारा सिलेबस को एक बार राउंड कर लिए, अगला 2 महीना में पक्का अच्छा परसेंटेज आइएगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन नहीं करते, पढ़ा हुआ रहता है, लेकिन रिवीजन में सब कुछ भूल जाते हैं। शॉर्ट नोट्स आप जिसका छूट गया है शॉर्ट नोट्स, उसको अभी रिवीजन के टाइम पे बना लीजिए, रीडिंग करने के टाइम पे। मतलब अब आपको अगला 3 मंथ बहुत भयानक तरीके से रिवीजन करना पड़ेगा। जो टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है वो तो चल ही रहा है, बट साथ में रिवीजन भी चलना पड़ेगा। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये है रेक्टेंगुलर प्लेट, करेक्ट, और जिसका मास m है, अब विड्थ a है और लेंथ b है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट लाइन AB, ए लाइन है, ठीक है, एंड लाइन AB इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द प्लेट, नॉट परपेंडिकुलर, क्या है, पैरेलल।
हेलो एवरीवन, आंसर आ गया? एम ए स्क्वायर बाई 3 तो आंसर नहीं है। आई ए बी के अबाउट ये आंसर है। नहीं, कैसे किए हो बताओ? तो आंसर तो ही रहेगा ना। मैंने बनाने का आइडिया कैसे आ गया ए स्क्वायर? नहीं मतलब वो आपका आंसर पूछ रहे हैं, मैंने कहाँ से क्या माना। जैसे एक प्रॉब्लम सोचो कि सॉल्यूशन करना है तो कैसे बढ़े प्रोसीड किया हो। सपोज कीजिए कि ये रॉड है, तो अब यहाँ पे तो सिचुएशन ये हो गया ना स्टूडेंट, यहाँ पे क्या मास पर यूनिट लेंथ रहेगा या मास पर यूनिट एरिया रहेगा? मास पर यूनिट एरिया रहेगा, करेक्ट है ना। मास यहाँ पर लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है या एरिया में? अब ये नहीं बताएं कि एरिया में रहेगा तो आप एलिमेंट एरिया लीजिए, ये तो चार्ज के टाइम से ही और सेंटर ऑफ मास के टाइम से ही बोलते आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे सिग्मा क्या रहेगा? एम बाई ए बी, एम बाई, यहाँ तक सबका क्लियर हो गया होगा। यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ से x जाते हैं, ठीक है ना, x तक चले गए और x पे एक एलिमेंट लिए dx थिकनेस का। तो अभी जस्ट आप देखे थे कि एक इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था, याद है? इसी को माइंड में रख के किया था कि मेरा रेक्टेंगुलर प्लेट रहेगा तो ऐसा ही तो इस एक्सिस के अबाउट बनेगा, ऐसा ऐसा स्ट्रिप बनता रहेगा। तो यहाँ पे एक तो इसका एरिया कितना होगा भाई? एरिया होगा सर डी ए, और डी ए का वैल्यू कितना होगा? बिट हो गया डी एक्स और लेंथ हो क्या लिख सकते हैं? ए डी एक्स, करेक्ट। तो इसका मास निकल जाएगा, मास कितना रहेगा? सिग्मा ए डी एक्स। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? और इस रॉड का, इसको रॉड मान लेते हैं, इस रॉड का इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पढ़ चुके हैं, अभी जस्ट निकाले थे ना किसी रॉड का। अगर रॉड ऐसे पैरेलल रहेगा उस लाइन के अबाउट, जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, तो सिंपली फार्मूला क्या था? एम आर स्क्वायर, करेक्ट। तो क्या इस रॉड का, ऑनलाइन स्टूडेंट हाँ ना आप लोग बोलिएगा, क्या मैंने जो बोला वो समझ में आया? तो इसका जिसका जो एलिमेंट लिए हैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या लिख सकते हैं? डी एम एक्स स्क्वायर, इस पूरे यहाँ से यहाँ तक के रॉड का। बाकी लोग से पूछ रहा हूँ, अरे भाई आप लोग म्यूट अनम्यूट थोड़ा सा एक्टिव रहिए, रिप्लाई ही नहीं कीजिएगा, कैसे पढ़ाऊँगा? क्या ये लिख सकते हैं? अब dm के बदले क्या लिख देंगे? सिग्मा ए डी एक्स एक्स स्क्वायर, करेक्ट है ना। और जब आई निकालेंगे तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन के बाहर कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, तो बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर डी एक्स। लिमिट किसका लेंगे? एक्स का, और एक्स का लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से b तक लेंगे, करेक्ट है ना। तो क्या वैल्यू हो जाएगा? आई इक्वल टू, और सिग्मा का वैल्यू पुट करते हैं, एम बाई ए बी इंटू ए और बी स्क्वायर बाई बी क्यू बाई 3। कट कुट के कितना आ जाएगा? हो गया ना।
अब अगर मैं अब यहाँ से ही सी डी के अबाउट पूछते तब आंसर क्या होता? तो अब 1/3 ma² होता, करेक्ट। तो एग्जाम में आपका यहाँ, एक मिनट रुकिए, नीट लेवल में तो पक्का ही आ सकता है। यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, 2 लाइन ऐसे खींच देगा और ए बोलेगा कि लेंथ है, ये विड्थ है, करेक्ट। अब तो पूछेगा किसके अबाउट मोमेंट रेफरेंस ज़्यादा रहेगा, इक्वल रहेगा, लेस रहेगा, इसके बीच में रिलेशन IAB और ICD, आई दिया रहेगा कि ये ज़्यादा है कम है, तो फार्मूला तो पता ही रहेगा। CD के अबाउट दिस वन और इसके अबाउट AB के अबाउट दिस वन। तो अब ये दोनों में कॉमन फैक्टर क्या रहेगा? 1/3m, करेक्ट। तो इस AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा और CD के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम रहेगा, करेक्ट। यहाँ देखिए, इसका मतलब है AB के अबाउट सेम ओमेगा और CD के अबाउट, ऐसे भी तो घूम सकता है। एक इस टाइप का पंखा देखे हैं बिना इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला, राइट? तो उसमें सिचुएशन कुछ ऐसा ही रहता है ना। तो इसके अबाउट और इसके अबाउट अगर ओमेगा सेम कर देंगे तो किसके अबाउट रोटेशनल काइनेटिक ज़्यादा रहेगा? और रोटेशनल काइनेटिक होता है ½ I⍵²। तो इसके अबाउट ओमेगा अगर दोनों को सेम कर दिए तो इसके अबाउट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगा और इसके अबाउट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कम रहेगा, करेक्ट है ना? यहाँ तक प्रॉब्लम? चलिए, अब इसमें ऐसे ही डिस्कस किया कीजिए, जो भी मन में डाउट रहता है। मैं इसको भी ले लेता हूँ। इनका क्वेश्चन, एक स्टूडेंट है ऑनलाइन में, उनका क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन के लिए कि सर एग्ज़ाम में तो खैर यहाँ पे तो देखिए, क्वेश्चन जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो ये भी तो सीखते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम पे कौन सा रास्ता सही रहेगा। बनने के लिए एक प्रॉब्लम का 2-3 मेथड हो सकता है, बट मेरे लिए आसान कौन सा रहेगा कम टाइम में। अब ये बोल रहे हैं कि सर अगर ऐसा स्ट्रिप ले लिया जाए, इसको DM मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए? DM। तब सर यही आपका क्वेश्चन है ना स्टूडेंट? तब तो मेरा आंसर है बिल्कुल आंसर आएगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ इस पे फोकस कीजिए। तो इस टाइप का यहाँ पे कितना है? इनफाइनाइट। इसका मास मान लेते DM, तो सिर्फ इस रॉड का, जिसको मैंने साइडेड किया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, बाकी रेक्टेंगुलर प्लेट को भूल जाइए। क्या ये बोल सकते हैं 1/3 dmb²? ये तो और भी आसान हो गया ना स्टूडेंट। I = व्हाट? 1/3 dmb²। 1/3 b² को बाहर ले आइए, DM हाँ या ना? और हर DM का मास सेम है। हाँ, यहाँ पे अगर नॉन यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट रहता तब थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहता। तो DM का इंटीग्रेशन कितना? M। ये तो और भी शॉर्टकट रास्ता हो गया। वेरी गुड। हाँ, तो वो सही है। तो नहीं लगता है कि रेक्टेंगुलर रॉड का वन ऑफ द एंड के क्रॉस जो हम लोग रिजल्ट जाने उसका यहाँ पे यूज़ कर लिए, ठीक है? तो ऐसे भी बना सकते थे, वो भी लिख लीजिए, आप भी लिख लीजिए, ये भी एक रास्ता है। अब यहाँ देखिए, अभी इसमें एक सेक्शन अभी यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, बाद में वहाँ पे आऊँगा। एक्सिस पासिंग थ्रू द प्लेट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द प्लेट। तो वहाँ पे कुछ थ्योरम का हेल्प लेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बट अभी बिना थ्योरम का जो फंडामेंटली जो हम लोग जानते हैं उसके हेल्प से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है? अब लिखिए स्टूडेंट,
find the moment of inertia of disk whose mass is m. About an axis passing through the center of the disk, and perpendicular to plane of the disk. यहाँ देखिए, find the moment of inertia about an axis passing through center of the disk and perpendicular to the plane of the disk. whose रेडियस मास m है और रेडियस कैपिटल R है. और यहाँ देखिए, ये मेरा डिस्क इन्फॉर्म डिस्क, यहाँ एक मिनट, इन्फॉर्म डिस्क है. बट इन्फॉर्म डिस्क का बनाने का तरीका और नॉन इन्फॉर्म डिस्क का डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? तरीका तो सेम रहेगा. तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, हाँ एक्स या आर वेरिएबल है, आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस का एक रिंग बनाएंगे, क्योंकि रिंग का रिजल्ट मुझे पता है, उसी का यूज कर लेते हैं. आज जो डी आई का इंटीग्रेशन आई करते हैं तो नहीं लगता कि स्केलर क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं, करेक्ट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी रखता है. और उसको किसके अकॉर्डिंग ऐड करते हैं, वेक्टोरियल मेथड से या स्केलर मेथड से? तो मैंने एक आर डिस्टेंस में डी आर थिकनेस का, और मास किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया में. तो एलिमेंट कैसा सेलेक्ट करेंगे, एलिमेंट आप एरिया ले लीजिएगा एलिमेंट का, राइट? तो यहाँ पे डी आर थिकनेस नहीं तो सर ये सब स्टोरी तो बिल्कुल ऑलमोस्ट अब सेम स्टोरी हो गया. इस टाइप को बहुत सारा जगह देख चुके हैं कैसे एलिमेंट का सिलेक्शन होता है, राइट? तो डीएम के लिए क्या सिग्मा इंटू डी ए लिख सकते हैं, और सिग्मा और डी ए के लिए क्या लिख सकते हैं, 2πr dr, 2πr dr. या बताना पड़ेगा कि इसको कट करके निकाल लेंगे, ऐसे ओपन करेंगे तो जस्ट वी हैव लाइक अ स्ट्रिप रिबन के जैसा दिखेगा. और सिग्मा का तो कांस्टेंट, इसलिए बाद में इसको पुट कर लेंगे. अब बताइए रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है भाई? तो सर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इस एक्सिस के अबाउट ए रहेगा, राइट? तो इस टाइप का बहुत सारा रिंग है विथ वेरिएबल रेडियस 0 से कैपिटल आर. तो आई के लिए क्या करेंगे, ठीक है ना एवरीवन? कितना हो जाएगा, डीएम का वैल्यू पुट कीजिए, सिग्मा 2πr dr आर स्क्वायर. और कहाँ से कहाँ तक सब कुछ कैलकुलेट करके बताइए तो वैल्यू कितना आया? ये तो बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना, mr² 2, करेक्ट?
यहाँ देखिए, ये पूरा डिस्क नहीं है, डिस्क का सम ऑफ द पार्ट है। क्या है? यस। फैन का ऐसा भी तो विंग्स देखे है ना, करेक्ट। और इसके बाद घूम रहा है, तो ऑब्वियसली कंपनी जब इसका प्रोडक्शन कर रहा होगा तो सब बातों का ख्याल रखा होगा ऑब्वियसली। तो ऐसा भी रिक्वायरमेंट हो सकता है मुझे। और ये जिस डिस्क का पार्ट है, उस डिस्क का एम है मास ऑफ टोटल डिस्क, मास ऑफ होल डिस्क। इसका मास मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं क्या दे रहा हूँ, ये जिस डिस्क का पार्ट हम लोग कट करके ऐसे फ्रेम बनाए हैं, जिसका रेडियस कैपिटल आर है, ये मास ऑफ द डिस्क। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? हमारे स्क्वायर थीटा। अच्छा निकाल लिया, वेरी गुड, बढ़िया सर, बढ़िया। इस बार स्पीड बनाइए, अच्छा परसेंटाइल आएगा, सब कुछ सही रहेगा। तो देखिए, एक पूछा हुआ है ना क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिए। एक क्वेश्चन कब 2000, क्वेश्चन नंबर 21, इसको भी देख लेंगे। यहाँ पे सेम ही तो क्वेश्चन है। अब थीटा इक्वल टू अगर 90 कर देंगे, थीटा इक्वल टू अगर 90 कर देते हैं, ध्यान सुनिएगा, तो मास एम बाई इक्वल हो जाता है। देखिए ये बहुत आसान है, बट ये पता नहीं कि ये लाइन इस पर प्लेन पे परपेंडिकुलर है, लाइन किस पे परपेंडिकुलर है, दिस लाइन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। इसको बनाने के लिए मुझे लगता है कि
मानते आपको किसी को सिखाना रहेगा, करेक्ट। आई विल सजेस्ट यू कि आप ऐसे मानिए, या नहीं तो बहुत बहुत शॉर्टकट चलना चाहते हैं, ये भी एक तरीका है सर, बहुत आसान मेथड से। तो बहुत आसान मेथड, इससे भी आसान, ये मेरा फर्स्ट मेथड रहेगा, बट उससे पहले आसान मेथड देख लेते हैं, शॉर्टकट। लेकिन आसान मेथड इनफॉर्म डिस्क्लेसिव रहेगा, यही था ना। इस टाइप का तो बहुत सारा सेक्शन ऐसे बना सकते हैं स्टूडेंट, बना सकते हैं ना, करेक्ट, हाँ या ना। उन सबको जोड़कर ही तो आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, करेक्ट। तो भाई ऐसे कर सकते थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 था जब टोटल एंगल पाई था, हाँ है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 रहेगा जब एंगल कितना रहेगा, इस ए वाला एंगल, तो थीटा एंगल रहेगा, तो mr²/2 इंटू थीटा, सिंपली ये कर देना था। ओ सॉरी, ये 4 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 4। तो ये सब ये और भी शॉर्टकट हो गया। अरे क्यों मैंने ऐसा यूज किया, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ तो रहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी स्केलर भाई। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे स्ट्रिप बनाते रहेंगे इस टाइप का, तो इस टाइप का, तो इसमें इनफाइनाइट है। बट अगर आप ऐसे लेते हैं तो ऐसा आप मेथड कर सकते हैं कि 2 है तो mr²/2 था, तो 1 रेडियन रहेगा तो mr²/4 हो जाएगा, तो थीटा इसके अबाउट अगर एंगल रहेगा तो इतना हो जाएगा। ये और भी शॉर्टकट है, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे m क्या है, m क्या है, मास ऑफ द डिस्क है, क्या है, और बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एडिटिव प्रॉपर्टी रखता है स्केलर वाइज, इसलिए ऐसा आप यूज किए। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, mr²/4 इंटू थीटा। और अगर थीटा 90 डिग्री रहता, जो कि क्वेश्चन में आ सकता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिखेगा, mr²/4 इंटू π/2। हाउ मच एवरीवन, mr²/8, करेक्ट। अब देखिए, अब जो लोग भी तैयारी करके बैठे होंगे, जैसे हम लोग सपोज कीजिए कि 2001 का एक क्वेश्चन है, जब हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट टाइम बना रहे होंगे तो सबसे पहले दिमाग में मास के बारे में अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो एक ऑप्शन mr²/8 भी दिया हुआ है, mr² एंगल 90 दिया हुआ था, 1/4 ऑफ द डिस्क, 1/4 ऑफ द डिस्क। लेकिन वहाँ पे मेंशन क्या कर दिया गया था, अब जो क्वेश्चन जो आया हुआ था जेई में, उसमें जेई में 2001 में क्वेश्चन आया हुआ था कि थीटा तो 90 है, सुन रहे हैं ना एवरीवन, थीटा तो 90 है, बट यहाँ पे एम जो है मास ऑफ दिस सेक्शन, एम जो दिया हुआ था इसी का मास था, सिर्फ ये पूरे डिस्क का मास नहीं था। तब क्या हो जाएगा, तब वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ देखिए, तो एक्चुअल में दिस वन इज मोर जनरलाइज ना, दिस वन इज व्हाट। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे रिजल्ट ये है, एक किसके लिए रिजल्ट था, इस रिजल्ट का भी यूज कर सकते हैं ना। इस रिजल्ट में क्या था, mr²/8, एक किसका रिजल्ट था, अगर थीटा 90 है, आपने घर पे सॉल्व किया, बट वहाँ पे शॉर्ट टर्म्स में लिख लेंगे, यहाँ पे m है मास ऑफ द डिस्क। बट अब तो कैपिटल M ये दिया हुआ है इस सेक्शन का, तब यहाँ पे मास क्या रहेगा, m रहेगा या 4m पुट करेंगे,
यहाँ पे मेरे फार्मूला में जो मैंने बनाया क्वेश्चन को, इसमें एम एम आर स्क्वायर बाई 8 है, बट यहाँ पे एम था मास ऑफ द डिस्क, बट यहाँ तो कैपिटल एम कन्फ्यूज करने को क्या दिया, सिर्फ इसका कैपिटल एम है, तब पूरे डिस्क का मास कितना हो जाएगा 4m। तब यहाँ पे फाइनल आंसर क्या रहेगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो देखिए आप क्या सॉल्व करें, उसमें क्या मीन किया था, यहाँ पे जो मीन किया था वो क्या था, टोटल मास ऑफ द डिस्क। लेकिन टोटल मास ऑफ द डिस्क नहीं दिए और इस सेक्शन का दे दिए, तो वहाँ पे फार्मूला अगर सॉल्व कर किए हुए हैं, ऐसे आप सॉल्व करना सीखे हैं, तो फिर बाद में वहाँ पर उस फार्मूला में एम का वैल्यू पुट कर दीजिए, जिससे जिस टर्म में आपने सॉल्व किया चीज़ों को, करेक्ट। तो आंसर क्या रहेगा, एम आर स्क्वायर बाई 8 या एम आर स्क्वायर बाई 2। इस केस के लिए एम आर स्क्वायर बाई 2 रहेगा। एक तो हो गया कि ठीक है, इसको ऐसे यूनिटरी मेथड सॉल्व कर लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया एवरीवन? जब से रिप्लाई आएगा तब ना, या ज्वाइन नहीं किए हुए भाई, कम से कम इतना एफर्ट लगाइए सब लोग, किसी का वेट मत कीजिए कि यार सर कहीं से आएगा। एक साथ मैं कितना फंक्शन कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है, लाइव हूँ, ऑफलाइन हूँ, लिख रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, भाई आपको भी उतना एक्टिव रहना पड़ेगा साथ में। ऑनलाइन का एडवांटेज है, घर से बैठ कर क्रॉस कर रहे हैं। मैं क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, नहीं फोर्स करूँगा, क्योंकि पहली बात तो है कि न्यूज़ देखना कम कर देना चाहिए। नहीं, न्यूज़ देखने से अजीब सा एक डर आ जाता है कि फिर से कोई तूफान आ रहा है। खैर बट लेकिन फिर भी अलर्ट रहना है, इसको लाइटली नहीं लेंगे, इसलिए वो सिचुएशन में किसी को फोर्स भी नहीं कर सकते हैं। अभी बहुत रिस्की है फोर्स करना। बाकी आप लोग खुद समझदार इंसान हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए मान लेते, ये तो यूनिटी मेथड समझ में आ गया ना, इसका 4 मार्क्स मिल जाएगा। यूनिट में इस टाइप का क्वेश्चन आने का चांस रहेगा, ठीक है। सेकेंड मेथड इसका क्या हो सकता था स्टूडेंट? सर सेकेंड मेथड हो सकता था कि आप ऐसे एक बना लीजिए आर्क, और हम लोग को आर्क का तो रेडीमेड रेडी है। आर्क का क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे और एम क्या मानते हैं बोलिए, मान लेते हैं एम इज द मास ऑफ क्या रहेगा, डिस्क माने या इस सेक्शन का माने, डिस्क का ही मान लेते हैं। तो यहाँ पे इसका मास निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से आर पे डी आर थिकनेस का है ना, आर पे डी आर थिकनेस का, तो डी आई क्या लिखिएगा, रिंग हो या आर्क हो, अलग फार्मूला था या सेम फार्मूला था? सेम फार्मूला था, करेक्ट। और डीएम के लिए क्या लिखेंगे एवरीवन, सिग्मा, बोलिए क्या बोलिए, डीएम का मतलब क्या लिखेंगे, सिग्मा डी आर, ये तो हो गया, इट इज काइंड ऑफ स्ट्रिप ना, राइट। थीटा इक्वल टू एल बाई आर, देन एल इक्वल टू व्हाट, आर थीटा, यही रहेगा। ये हो गया मेरा डी एम, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो डी आई इक्वल टू सिग्मा डी आर आर, सॉरी थीटा, और लास्ट में क्या, आर स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेंगे, तो आई इक्वल टू जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालिए, कांस्टेंट क्या है,
सिग्मा और थीटा कांस्टेंट रहेगा, आर स्क्वायर आर क्यू हो जाएगा ना, आर क्यू डी आर, ठीक है ना। सिग्मा थीटा 0 से कैपिटल आर, आर 4/4। बट सिग्मा का वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। अब सिग्मा को वैल्यू किसके टर्म में पुट करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। दो यहाँ पे दो ऑप्शन, टोटल मास ऑफ द डिस्क के टर्म में पुट करना चाहते हैं या इस सेक्शन के टर्म में पुट करना चाहते हैं। टोटल मास ऑफ द डिस्क के टर्म में पुट कर देते हैं। लेट एम इज द टोटल मास ऑफ द डिस्क, तो सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, m/πr², हाँ या ना। तो सिग्मा को पुट कर दीजिए, m/πr² थीटा, क्या सेम आंसर आ गया। लेकिन फार्मूला में याद रखिएगा कि इस सेक्शन का निकाले हैं, अब रेडीमेड फार्मूला रट लीजिए। रेडीमेड फार्मूला क्या हो गया, mr² कितना 4 θ/π, करेक्ट है ना, θ/, जिस टाइम में आपको है। बट यहाँ पे इस बात का प्लीज़ ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे m इज नॉट द मास ऑफ दिस सेक्शन, राइट। यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ डिस्क है। तो अगर इसी सेक्शन का मास अगर दे दिया जाएगा तो क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, इस सेक्शन के हेल्प से पूरा डिस्क का मास का वैल्यू वहाँ पे पुट करना है, तब करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है एवरीवन। मतलब देखिए वो लोग भी तो क्वेश्चन सेट कर, सपोज कीजिए कि क्वेश्चन कोई सेट करा तो वो भी रिसर्च कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे मिस्टेक, सिली मिस्टेक हो सकता है, सही से वहाँ पे टाइम दिया गया है नहीं दिया गया है। अब ए सेक्शन हो जाएगा तो आपको नहीं लगता कि सर इस सेक्शन में तो थीटा वैरी कर दीजिएगा तो इस तरीके का सब कुछ कवर हो जाएगा, हाँ या ना, कवर हो जाएगा परपेंडिकुलर, लेकिन ये कवर हो जाएगा हाफ ऑफ द डिस्क, सिर्फ हाफ ऑफ द डिस्क या कोई भी पार्ट किसी भी सेक्शन का, लेकिन एक्सिस कहाँ से पास करने के लिए, सेंटर से, और वो एक्सिस क्या रहेगा, प्लेन पे परपेंडिकुलर। दिस इज मोर एंड मोर जनरलाइज। आज के लिए इतना ही रखने दीजिए। आज थोड़ा क्लास स्टार्ट होने में ही डिस्टर्ब हो गया, उधर जूम स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। बिल्कुल होगा स्टूडेंट, तीनों क्लास भी हो सकता है। कल थर्ड क्लास नहीं हुआ था, ज्वाइन किए थे नहीं किए थे, दोबारा नहीं पढ़ाया जा करेगा ऑप्टिक्स।